श्री विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने पीएफआई की गतिविधियों को लेकर पूरे देश के ग्रामीण एवं नगरीय स्थलों का दौरा किया, उनकी गतिविधियों को बहुत नजदीक से देखा और सिर्फ उनकी गतिविधियों को नहीं देखा, उस पर इन्होंने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कराई। इसी के साथ में ये एकल से भी आप परिचय आपका हुआ। मैं श्रीमान ललन शर्मा जी से आग्रह करता हूं, कृपया श्री विनय कुमार सिंह जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धनबाद से हूँ, जहाँ एकल का जन्म हुआ, वही मेरी जन्मभूमि है। आज झारखंड वाले बहुत बड़ी संख्या में आपको सुनाने आए हैं। 2047 की बात की हुई अभी, और 2047 जब हम टारगेट देते हैं तो उसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि भारत की राजनीति, उसकी जो दृष्टि थी, वह कई कारण थे उसके। पिछले 5 साल का इतिहास बोध और अगले 5 साल की दृष्टि ये होती थी। तो 2047 का हम एक डेटा, एक बेंचमार्क रखते हैं, एक डेडलाइन देते हैं, तो इस 5 साल की सीमा रेखा को पार करते हैं। मतलब कि जो पॉलिटी है अब लंबा सोच रही है, 100 साल आगे का प्लान कर रही है। उसमें एक बेंचमार्क है कि 100 साल जब भारत की आज़ादी के पूरे होंगे तब 2047 का भारत कैसा होगा। तो हमने एक शब्द दिया, वो बेंचमार्क से रिलेटेड है कि विकसित भारत। तो विकसित भारत यानी कभी विकासशील है, तो उसको लेकर के कई इकोनॉमिक लेवल पे, सामरिक लेवल पे, सामाजिक स्तर पे भी, तो इकोनॉमिक और आर्थिक और सामरिक तो हम देख रहे हैं तैयारियों का। सामाजिक लेवल पे तैयारी के नाते तो मुझे लगता है कि एक बात अभी प्रधानमंत्री जी ने कही कि 10 साल का हम एक बेंचमार्क देते हैं कि डीकोलोनाइज्ड माइंड करने के लिए, कि डीकोलोनाइज्ड माइंडसेट के लिए एक 10 साल का बेंचमार्क देते हैं। ये बड़ी बात है कि आज आप बात कर रहे हैं और उसको भी एक डेडलाइन दे रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि अभी एक डेडलाइन की और चर्चा है, एक हफ्ते बाद आ जाएगी, 31 मार्च 2026। तो नक्सलिज्म को लेकर के डेडलाइन है कि वो समाप्त हो जाएगा। उसका असर अभी देखने को मिल गया है कि आज से 10 साल पहले किसी दिन एक नक्सलाइट मारा गया तो सारे देश के बड़े बड़े अखबारों में, टीवी चैनल्स में बड़ी खबर होती थी। 2-4 सरेंडर कर गए तो बड़ी खबर होती थी। अब खबर ही नहीं बनती। अभी पिछले हफ्ते 20 मार दिए गए, पिछले हफ्ते मान लीजिए 10-15 दिन पहले 50 सरेंडर कर गए, तो खबर ही नहीं बनती। तो आज का भारत जो 2047 का एक स्वप्न, एक बेंचमार्क टारगेट तय किए हुए है और 100 साल के आगे की दृष्टि वाला भारत है और हजारों साल का इतिहास बोध है। वो 5 साल के इतिहास बोध पे नहीं है, वो 1000 साल के इतिहास बोध से 100 साल की प्लानिंग कर रहा है। उसमें ये होता है, अब ये आम बात है। दूसरा, मुझे लगता है कि आज हम एकल के मंच पे हैं। एकल की प्रेरणा 2 चीज़ों से, एक जिस संगठन से हम आते हैं, जिस विचार परिवार से आते हैं, संघ से, तो उसने कई ऐसे मनीषी गढ़े। कुछ मनीषी मंच पे हैं, कुछ सामने बैठे हैं। कई पर्सनालिटीज गढ़ी उस विचारधारा ने, कई संगठन गढ़े। और मुझे लग रहा है कि आज के देश में, आज भारत में एक बात जरूर चर्चा होनी चाहिए और दुनिया भर में इस चर्चा को जाना चाहिए कि आइडियोलॉजीज का ऑडिट होना चाहिए, विचारधाराओं का ऑडिट होना चाहिए। पिछले 400-500 सालों में विचारधाराओं का बड़ा रोल है दुनिया को ऑर्डर में लाने में, दुनिया को डिसऑर्डर में करने में। तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हम एक ऐसी विचारधारा का हिस्सा हैं, हम एक ऐसे विचार परिवार का हिस्सा हैं जिसने 100 साल अभी पूरे किए हैं। उसने कई आदर्श गढ़े हैं, वो लगातार आदर्श गढ़ने का मशीन है। हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे मंच पे इतने लोग हैं, हमारे सामने इतने लोग हैं, हर व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि हाँ, समाज का व्यक्ति ऐसा आदर्श होना चाहिए, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में। लेकिन आप कॉम्परेटिव स्टडी देखेंगे तो जिस विचारधारा के अंत की डेट दी गई 31 मार्च, नक्सलवाद, मार्क्सवाद, वह भी तो एक विचारधारा थी। और उस विचारधारा का नेट आउटपुट ये है कि दुनिया भर में मार्क्सिज्म का एक देश नहीं है जो अपने आप को कह सकता है कि हाँ, ये देश उदाहरण है, इसको मार्क्सिज्म ने बिल्ड किया है।
एक राज्य नहीं है, एक गांव नहीं है, और गांव तो छोड़िए, एक व्यक्ति नहीं है जिसको कह सकते हैं आप कि यह व्यक्ति है, यह मार्क्सिज्म के विचार ने इसको गढ़ा है और यह देश, दुनिया और समाज के लिए उदाहरण है। इसलिए आइडियोलॉजीज का ऑडिट होना चाहिए। कितने हिंसा हुई, कितना डिसऑर्डर हुआ, किस आइडियोलॉजी ने कितने व्यक्ति निर्माण किए, समाज के निर्माण में कितनी भूमिका है। तो एक तो उस विचार परिवार की प्रेरणा रही जिसे आज एकल आज यहां पहुंचा है। दूसरा, जो विचार परिवार की बात हम कर रहे हैं, उस विचार परिवार की एक प्रेरणा रही है। राम राज्य की बात, अभी सारे वक्ताओं ने राम राज्य की बात कही। तो राम राज्य क्या है, राम क्या है? तो राम राज्य ये डार्विन की थियरी जैसे नहीं चलता है समाज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। राम राज्य की कल्पना अगर एक लाइन में कहें तो सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की कल्पना राम राज्य की कल्पना है। और एकल का काम जो है कि हम वनवासी क्षेत्रों तक पहुंचे हैं, हम सुदूर गांव तक पहुंचे हैं। ये सरकार अभी जो वर्तमान है ये भी कहती है कि मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, एंड गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप। और जो एकल की प्रेरणा है, दोनों की प्रेरणा, मैं कहता हूं कि वही राम राज्य वाली प्रेरणा है, सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। ये फिटेस्ट से नहीं चलता हमारा। और ये जो सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट या जो राम राज्य से ही प्रेरित एक वसुधा कुटुंब का जो हमारा भाव है, उसका ताजा मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अभी भारत एक युद्ध में गया, 10 दिन का ब्रीफ वॉर रहा हमारा पाकिस्तान के साथ। लेकिन अंतर देखिए, अंतर ये कि पाकिस्तान डेस्परेट बॉम्बिंग्स कर रहा था। डेस्परेट बॉम्बिंग्स इसलिए कर रहा था कि बॉडी काउंट बढ़ाना था, मृतकों की संख्या बढ़ानी थी भारत में, जिससे वो बता सकता था कि हम आपसे सुपीरियर हैं सामरिक शक्ति में। भारत नहीं कर रहा था डेस्परेट बॉम्बिंग। भारत उनके सामरिक ठिकानों को टारगेट कर रहा था। भारत उनके रिहायशी इलाकों में भी उस एक घर को टारगेट कर रहा था जो टेररिस्ट हाइडआउट है। यानी भारत के लिए युद्ध आपात धर्म है। उस आपात धर्म में, उस आपात समय में, उस आपात काल में भी हमारे जो वसुधा कुटुंब की कल्पना है वह एनिमी टेरिटरी तक एक्सटेंड होती है। और एनिमी टेरिटरी में रहने वाला हर व्यक्ति को हम एनिमी नहीं मानते हैं। युद्ध भूमि में, आपात काल में भी हम उस धर्म का पालन कि पाकिस्तान में भी निर्दोष कोई व्यक्ति न मारा जाए। ये जो भारत बड़ा गजब का देश है। अभी बात हुई कोरोना की, जब कोरोना आया तो लोगों को गांव याद आने लगा, गांव बड़ा अच्छा था। अभी युद्ध चल रहा है दुनिया के किसी कोने में, तो वहां के लोगों को देश याद आ रहा है कि इतना देश अच्छा था। तो निश्चित रूप से जो हम बिसार चुके हैं, जो भूल चुके हैं गांव के महत्व को, हम लौटेंगे कभी ना कभी, और लौट भी रहे हैं लोग। एक बात और है कि हम वनवासी क्षेत्रों में काम करें तो ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है। दीदी ने शुरू में ही कहा, साक्षरता और शिक्षा। हम साक्षर करने गए। साक्षरता यानी कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उससे वो छूते न रहें, वो उनको हम सिखाने गए। वो एक सेतु बना साक्षर बनने का, तो फिर स्वास्थ्य भी पहुंचा, फिर आपात स्थिति ऐसी आई तो कोरोना में वो एक सेतु उसने काम भी किया। लेकिन वो शिक्षित है। शिक्षा और साक्षरता अलग है। शहर के लोग साक्षर हैं, लेकिन कई लोग साक्षर होने के बाद भी शिक्षित नहीं। तो हम बार बार दिल्ली में बैठे हुए लोग कहते हैं मेन स्ट्रीम करना है। मेन स्ट्रीम नहीं करना है, ब्रॉड स्ट्रीम करना है। अपना जो हमारे पास है, जो उन तक नहीं पहुंचा है, जैसे शिक्षा, तो पहुंचाना उन तक, और उन साक्षरता उन तक पहुंचाना और उनसे शिक्षित होना। ठीक है। दूसरा, अंतर है आपको दया और करुणा में। तो दया क्या है, बड़ा उथला सा एक एक्सप्रेशन है, आपके अंतस में नहीं उतरता। आपने रोड पर किसी भीख मांगते किसी को देखा तो आपको दया आ गई, आपने उसे कटोरे में डाल दिया। दूसरे दिन फिर भीख मांग रहा है, फिर उसको कटोरे में डाल रहे हैं, ये दया है। लेकिन जब करुणा आप में अंदर होती है, मतलब सिंपैथी वर्सेस एम्पैथी, लेकिन जब आप में एम्पैथी होती है तब आप केवल भीख देख करके अपनी जिम्मेवारी से अपना ईगो सेटिस्फाई करके नहीं चले जाते हैं।
आप उतरते हैं जमीन पे और उस समस्या को लेकर के आप दो दो हाथ करते हैं। तो उसी करुणा के कारण भामाशाह पैदा होते हैं। उसी करुणा के कारण ऐसे देश और दुनिया के लोग खड़े होते हैं जिन्होंने एकल में अपना धीरे धीरे सहयोग करके एकल को इतना बड़ा खड़ा किया है। आज एकल की यात्रा हो गई, अब तो बहुत लोग हैं। तो हम एम्पैथी वाले लोग हैं, हम सिंपैथी वाले लोग नहीं हैं। एक अंतिम बात, एक अभी परिवार का जिक्र हुआ, परिवार के बनावट की जिक्र हुई, तो उसमें अभी एक तस्वीर की चर्चा हुई। तो उसमें कि भाई वो तस्वीर थोड़ा ऑफेंसिव है। तो एक बात मैं बड़े आदर के साथ दीदी आपको कह रहा हूं, हम पुरुष उतने भी बुरे नहीं हैं। समाज की बनावट थी, एक वर्ण व्यवस्था थी, उसमें अलग अलग वर्ण थे, बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था थी बोल रहा हूं, है नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उस वर्ण के हिसाब से काम एलोकेटेड थे। समय बदला, अलग अलग वर्ण के लोग दूसरे काम करने लगे, संभव नहीं था उस खांचे को मेंटेन करना। तो क्षत्रिय सेवा का काम करने लगे, सेवा के काम करने वाले युद्ध भूमि में, वॉर जोन में हैं, ब्राह्मण भी बंदूक लेकर के बॉर्डर पे हैं। ये घालमेल हो गया। प्रॉब्लम तब हुआ जब कर्म आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी, कर्म बदलने के बाद भी वर्ण व्यवस्था के लोग रिजिड रहे, उस रिजिडिटी के कारण प्रॉब्लम हुआ है। इसी तरीके से परिवार संस्था में आप देखेंगे तो कामों का बंटवारा था। हार्ड काम है नहीं, पत्थर तोड़ना, तलवार चलाना, वो कौन करेगा? हम करेंगे। घर के काम आसान काम नहीं, बच्चे पालना, घर गृहस्थी आसान काम नहीं है, लेकिन गर्दन कटाने वाला काम नहीं, पत्थर तोड़ने वाला काम नहीं, खेती वाला काम नहीं, घर गृहस्थी का काम कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। समय बदला तो पहले एक्सेप्शंस होते थे दुनिया में। जॉन ऑफ आर्क वहां एक्सेप्शन थी। सारी महिलाएं भारत में युद्ध नहीं कर रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई एक्सेप्शन थी। युद्ध करना पुरुषों का काम था। समय बदला, बहुत तेजी से बदला। अब एक्सेप्शंस नहीं है। महिलाएं फाइटर जेट उड़ा रही हैं, महिलाएं दुश्मन देश के अंदर घुस करके मार रही हैं। तो महिलाएं पुरुषों का काम कर रही हैं, मतलब आर्थिक उपार्जन भी कर रही हैं, घर गृहस्थी भी चला रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां वही है कि पुरुष रिजिड हुआ बैठा है कि हम बर्तन नहीं मांजेंगे। काम बदला है। तो पहले जो व्यवस्था थी उसमें हम बदमाश नहीं थे या हम विलेन नहीं थे। वो एक अच्छी व्यवस्था थी, समय काल परिस्थिति के हिसाब से व्यवस्था थी। ये समय बदला तो एनक्रोच हुआ एक दूसरे का डोमेन, और पुरुष यहाँ रिजिड है कि हम बच्चे नहीं पालेंगे। तो महिला यदि घर गृहस्थी में हाथ बटा रही है, महिला साहब फाइटर जेट भी उड़ा रही है, तो बच्चे क्यों नहीं पालेंगे? आप भी थोड़ा पाल लीजिए, ठीक है। तो रिजिडिटी के कारण प्रॉब्लम है। खैर, इतने सुंदर आयोजन के लिए और इतने शानदार संस्था के सदस्यों के बीच में मुझे आज बुलाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़ा आभारी हूँ आप सब लोगों का।